प्रधानमंत्री का केरलम और तमिलनाडु दौरा, करीब 16,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कूदानूर, धनबाद, अमृत भारत समेत 5 ट्रेनों को करेंगे रवाना। विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में विकास की गूंज, पक्ष विपक्ष के तेवर तल्ख। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। असम दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। जनजातीय समाज की एकजुटता पर बल, योगदान को किया रेखांकित, इफ्तार में भी हुए शामिल। और रांची और हजारीबाग समेत कई जिलों में निकला मंगला जुलूस। राम भक्तों में दिखा उत्साह, अस्त्र शस्त्रों के साथ नारी शक्ति ने भी दिखाई भक्ति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जल महोत्सव के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के कम्युनिटी लीडर्स को सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदले हैं। घरों में अब स्वच्छ जल उपलब्ध है, जो इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि जन भागीदारी से यह मिशन सफल हो रहा है। तो ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। ये केवल सुविधा का प्रश्न नहीं था, ये समय, स्वास्थ्य और गरिमा का विषय था। ग्रामीणों के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुरुआत किए हैं। कभी जिन ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज उनके घर के आंगन में स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध है। ये इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि जल योजना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और स्थानीय समितियों को देकर समुदाय आधारित प्रबंधन को सशक्त किया जा रहा है। जन भागीदारी के बल पर जल जीवन मिशन की सफलता सुदृढ़ और सतत हो रहा है। ग्रामीण पेयजल प्रशासन को मजबूत करने और पाइप से जल आपूर्ति प्रणालियों के सतत प्रबंधों को सुनिश्चित करने में अनुकरणीय योगदान देने के लिए आज सम्मानित व्यक्तियों और संस्थानों की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन सौगातों से क्षेत्र में विकास को नया आयाम मिलेगा। नरेंद्र मोदी केरलम के एर्नाकुलम से राज्य को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। 10,800 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं ऊर्जा उत्पादन, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी हैं। पीएम भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखेंगे। इसकी क्षमता 400 किलोटन प्रतिवर्ष है। घरेलू पॉलीमर विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार, आयात पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएम रेलवे से जुड़ी जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे, उनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 3 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। शोररूण जंक्शन, कुट्टीपुरम और चंगनाशेरी स्टेशनों के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहद लाभ होगा। स्टेशनों के पुनर्निर्माण में स्थानीय स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। पीएम शोररूण नीलांबर रोड रेलवे लाइन की विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पालक्काड और पोल्लाची के बीच एक नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती देते हुए पीएम 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। NH 66 के थलापाडी चेंगला 6 लेन खंड और वेंगलम से रामन टटुकरा तक कोझिकोड 6 लेन बाईपास से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। We are totally happy on the occasion of the presence of
our Prime Minister Shri Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केरल के दौरे पर रहेंगे और उनके इस दौरे से केरल में सड़क, रेल, ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को नई मजबूती मिलने जा रही है। इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दक्षिण भारत के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित 23 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाड्डा में स्थित 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एर्नाकुलम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं तो इसलिए सब अपना कार्यकर्ता तो बहुत खुशी है। तो आप इधर देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता कितना जोर से अभी काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये दौरा खास अहम है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब केरल में विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जाहिर है इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार तो होगा ही, साथ ही साथ पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में भी खासी मदद मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत राज्य के विकास की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। शैलेंद्र मिश्र और दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने इससे पहले आज कोच्चि में अखिला केरला धिवारा सभा के गोल्डन जुबली सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन और स्वागत किया गया। मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। The next, we are giving a memorable present, a Malsya, the first avatar of Vishnu, as a token of love and souvenir to our Honorable Prime Minister, given by our General Secretary Sri V. Dinagan XMLA and Kundra Srikumar, Vice President of Dhivara Sabha. Sir, please. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ അവതാരം മത്സ്യ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ നമ്മുടെ ഈ വലിയ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ നൽകുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. केरलम के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु का दौरा करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोदानूर, धनबाद, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रवाना करेंगे। तमिलनाडु को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार मिलेगा। पीएम तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परियोजनाएं जिन क्षेत्रों से जुड़ी हैं उनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे शामिल है। पीएम नीलगिरी और ईरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे। 3,680 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे। साथ ही 200 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति होगी और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। पीएम चेन्नई के मनाली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 672,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मजबूत रेल कनेक्टिविटी की प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए पीएम 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत सहित अन्य क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत करने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। पीएम राज्य में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही NH 81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। हमारा प्रधानमंत्री कभी भी आएंगे तमिल कल्चर लेके, तमिल लैंग्वेज लेके, तमिल ट्रेडिशन लेके, तमिल प्राइड लेके पूरा दुनिया तक पहुंच जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री पोंगल सेलिब्रेशन है, काशी तमिल संगम में तिरुकुरल का वर्ल्ड लेवल लेके गए थे। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री कभी कभी इधर कभी भी आएंगे, उनका पूरा मन तमिल लोग के साथ जोड़ जाएंगे। हमारा लोग बहुत खुशी हो जाते हैं हमारा प्रधानमंत्री जी का मिलने की। कई हजार करोड़ की ये परियोजनाएं तमिलनाडु के आर्थिक विकास को तो गति देंगी, साथ साथ ही बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेंगी। इसके साथ साथ ही लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाएंगी और
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृष्णापल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। कैमरामैन विमलेश के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, तृष्णापल्ली। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति का भी आरोप लगाया और कहा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को लेकर गंभीर है, वहीं विपक्ष की इसमें कोई रुचि नहीं दिखती। हाथियों की सुरक्षा के लिए और विशेषकर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए रेलवे ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसमें अंडरपास करना, कई जगह ओवरपासेस बनाना और विशेषकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का भी बहुत इसमें प्रयास किया गया है। और करीब करीब देश भर में 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर हाथी का ट्रैक के साथ संबंध रहता है, जंगल के थ्रू जो निकलते हैं ट्रैक्स, उन सब को चिन्हित करके वहाँ पे स्पेशल 2 टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जा रहा है। एक टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित है और दूसरी AI कैमरा आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित टेक्नोलॉजी में ट्रैक के साथ साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाता है, जिससे कि जब हाथी का मूवमेंट होता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में उसका सिग्नल डिटेक्ट करके ड्राइवर को और कंट्रोल रूम दोनों को ही तुरंत सचेत कर दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत ट्रेन की स्पीड कम कर सके और हाथियों को बचा सके। साथ ही साथ AI कैमरा का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें AI कैमरा से काफ़ी पहले से दूरी से ही पता कर सके। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मान्यवर सांसद महोदय आज शोरगुल करते हैं, उनका शायद इनको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की प्रोग्रेस पे फोकस किए हुए हैं, वो इनको पच नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दोनों टेक्नोलॉजीज़ के उपयोग से बहुत लाभ हुआ है और आगे भी इसमें जो भी आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को लेंगे। धन्यवाद। विधानसभा के बजट सत्र का आज 11वां कार्य दिवस है। भोजनावकाश के बाद आज सदन में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इधर आज प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे प्रतिबंध का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार का पक्ष रखा। मैं कहता हूं, अगर डीजे पे प्रतिबंध हिंदुओं के रामनवमी और जुलूस में है तो क्या सभी त्योहारों में प्रतिबंध है? कोई केवल हिंदुओं पर ही टारगेट होगा? आज हजारीबाग का मामला जिस तरह से है अध्यक्ष महोदय, हम लोग कहाँ जाए? क्या हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले? अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हजारीबाग में लगातार वहां के लोगों को, वहां के श्रद्धालुओं को जो चैत्र रामनवमी है उस पे इस तरह का आरोप लगा के प्रताड़ित करके पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाना कहीं से नहीं आने। जब बात होगी रामनवमी का तो ये बात करते हैं गैस सिलेंडर का, ये बात करते हैं तेल का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल पहले दिन वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की एकजुटता, जागरूकता और विकास में योगदान की चर्चा की। चरियाली स्थित मेजी काजन चाय बागान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। श्री सोरेन तेजपुर के नापोम जरूनी इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो इस देश का
एक इतिहास है जो यहाँ की ताकत, जिसको पूरा दुनिया लोहा मानता है, और वो ताकत है यहाँ के विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ रहना, चलना और अपना जीवन यापन करना है। हमारी इसी एकता को लेकर दुनिया में लोग हमें एक मजबूत गणराज्य के रूप में जानते हैं। आज से नहीं, सदियों से और सदियों से कई ऐसे लोग भी आपके असम में हैं जो कहीं ना कहीं उनके नींव, उनका एक धड़ा हमारे राज्य से जुड़ा होता है। केंद्र प्रायोजित मुद्रा योजना हौसलों को उड़ान देने में मददगार साबित हो रही है। रांची के अजीत कुमार साहू को भी इस योजना से संबल मिला है। रांची के खेलगांव के अजीत कुमार साहू ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए ऋण लेकर किराए की दुकान में एल्युमिनियम की खिड़की दरवाजे का व्यवसाय शुरू किया। वर्तमान में वे एक स्थापित उद्यमी हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। 2013 में मैंने एक दुकान लिया, दुकान पे अपना खिड़की बनाने का काम किया खुद से। उसके बाद फिर काम करते करते 1-2 साल निकल गया। उसके बाद कुछ पैसे का ज़रूरत पड़ा, जिसके लिए मेरे को पता चला कि कुछ लोन वगैरह भी बैंक से मिलता है। तो बैंक में मैंने जाके बात किया तो मुझे बताया गया कि मुद्रा लोन है जो बिना सिक्योरिटी के आपको मिल सकता है। तो फिर उस टाइम मेरे को 50,000 का लोन मिला था। तो उस 50,000 का लोन मिला, उससे मेरे बिजनेस में थोड़ा हेल्प हुआ और उसी तरह हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते गए। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए अजीत कहते हैं कि आज उन्हें अपने फैसले पर गर्व होता है। अजीत 20 से अधिक दूसरे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अभी तो हम लोग एक अपने टीम वर्क में लगभग 15-16 लोग काम कर रहे हैं। अपना काम करके हमें अच्छी इज्जत भी मिलती है और काफ़ी अच्छा फील होता है और बहुत प्राउड फील होता है सर। अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया के वरीय प्रबंधक लॉरेंस अल्फ्रेड बोईपाई कहते हैं कि मुद्रा योजना की प्रक्रिया काफी सरल है और बिना किसी गारंटी के आसानी से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। एक ऑनलाइन होगा जो कि उद्यमी मित्र पोर्टल से होगा और एक ऑफलाइन होता है जो आप नियर बाई बैंक शाखाओं से आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर छोटे लोन लेना है तो आपको बस अपना आईडी प्रूफ और आधार कार्ड ये लेके जाना है और सिविल एक बार चेक होगा। अगर सही रहा तो आप इजीली उसे ले सकते हैं। और थोड़ा अगर बड़े लोन हैं जैसे 5 लाख या 5 लाख से ऊपर तो आपको एक आईटी रिटर्न देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा, आईडी प्रूफ देना होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एक और जहां बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, वहीं इस योजना ने युवाओं के अरमानों को पंख दिए हैं। अब आज का युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बन रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच कल हिंसक झड़प हुई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले और घरों में आगजनी के आरोप भी लगे। इस झड़प में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस मामले में जांच शुरू की है। गिरिडीह के ही नगर थाना क्षेत्र में डीजे बजाने के विवाद में हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस दौरान धारदार हथियार से घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजन दास, इन तीनों की गिरफ्तारी 6 मार्च को ही की गई थी
परंतु इसमें जो प्रमुख रूप से जिनका हाथ था उन अभियुक्तों के विरुद्ध भी हम लोग ने कार्रवाई की और पूरे SIT ने जो वर्तमान में आप लोग के सामने उसमें रोहित दास, रवि दास और रोनी दास, ये तीनों ही हुट्टी बाजार का रहने वाला है। तीनों की गिरफ्तारी की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में एक नाबालिग बच्चा भी था विधि विरुद्ध, जो नाबालिग था उसको भी डिटेन किया गया है और उसको भी रिमांड में भेजा जाएगा। भारत ने पड़ोसी देशों के लिए FDI नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। FDI नीति में उन बदलावों को मंजूरी दे दी है जिनमें PN3 के अंतर्गत अनुमोदन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की है। 60 दिनों के भीतर त्वरित निर्णय से कंपनियों को भारत में विनिर्माण विस्तार के लिए सहयोग करने में मदद मिलेगी। 60 दिनों की निर्णय अनुमोदन समय सीमा कंपनियों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होने में मदद करेगी। नए दिशा निर्देश भारत में व्यापार करने में स्पष्टता और सुगमता प्रदान करेंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, घरेलू मूल्यवर्धन, घरेलू कंपनियों के विस्तार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण में योगदान मिलेगा। इससे भारत एक पसंदीदा निवेश और विनिर्माण गंतव्य बनेगा। बढ़े हुए FDI से घरेलू पूंजी को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास में तेजी आएगी। केंद्र सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति कृत संकल्पित है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए वरदान साबित हुए हैं। गिरिडीह में भी इस औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। गिरिडीह में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से मरीजों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध है। केंद्र के संचालक मोनू जलान ने बताया कि मरीजों को 70% कम दाम पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराई जा रही है। फायदा मिल रहा है। दूर दूर से आते हैं, जैसे कि जमुआ से आते हैं, खगड़िया से आते हैं, बेंगाबाद से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मार्केट प्राइस 20 से 80% ऑन मार्केट प्राइस रहती है कम में। वहीं गिरिडीह सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा ने बताया कि जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाइयों के बराबर होती है, इसलिए मरीज बिना किसी संकोच के इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र जो है सरकार की बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं उनको इलाज में दवाई काफ़ी महंगा पड़ता है। जन औषधि केंद्र होने से वहाँ पे सस्ती और अच्छी दवाई, गुणवत्तापूर्ण दवाई मिलती है, जिनसे उनको इलाज का खर्च बहुत कम हो जाता है। स्थानीय ग्रामीण राजेंद्र हजाम की माने तो पहले उनके बेटे के इलाज पर काफी खर्च होता था, जिसका वहन कर पाने में वो असमर्थ थे, लेकिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन से उन्हें कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही है। वो जो डॉक्टर साहब दवा लिखे थे वो चला रहा था, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता था। फिर मैंने कहीं से सुना कि इसका दवा सस्ता पड़ता है, प्रधानमंत्री का जो दवा है वो लेना शुरू किए और अच्छा काम कर रहा है। मेरे बेटा के इलाज चलता है व्यवस्था से, दवा से मेरा भी बहुत राहत है। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि शिवनाथ साव ने कहा कि लोग धीरे धीरे जेनेरिक मेडिसिन की खरीदारी करने लगे हैं। इससे उनके पैकेट पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा और रोगों का उपचार भी हो जाएगा। कि जो भी दवाएं आपको अन्य दुकान में जो मिलती है, वही दवा, वही ब्रांड, वही कंपनी का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी उपलब्ध है। आप वहां जाकर के सुलभ मूल्य पर उस दवा को प्राप्त करें। दवा का जैसे बहुत सारे लोगों के मन में यह भ्रांतियां होती हैं कि कम पैसे में जो दवा मिल रही है तो ये कारगर होगा, ओरिजिनल है कि क्या है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो भी दवा है वो ब्रांडेड दवा है और वो दवा का असर उतना ही है जो अन्य दुकानों में मिल रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन से जहां एक ओर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर पैसों की भी बचत हो रही है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। राज्य भर में कल रामनवमी का पहला मंगला जुलूस निकला। रांची में भी जुलूस में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बना।
नारी शक्ति ने भी भक्ति दिखाई। इस दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हुआ और जयकारे लगे। हजारीबाग में पारंपरिक मंगला जुलूस के साथ रामनवमी उत्सव की कल से शुरुआत हो गई। विभिन्न अखाड़ों के जुलूस शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरते हुए महावीर स्थान मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई। गाजे बाजे और पारंपरिक ध्वज पताकाओं के साथ मंगला जुलूस निकाला गया। हजारीबाग के श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते सड़कों पर दिखाई दिए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के लोग इस जुलूस में शामिल हुए और विभिन्न अखाड़ों के प्रदर्शन ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान राम भक्तों ने पारंपरिक शस्त्र प्रदर्शन और अखाड़ा कला का भी प्रदर्शन किया। भारतवर्ष में रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी मनाई जाती है और पूरे भारतवर्ष में आज चैत पड़ते ही मंगला का शुभारंभ हो जाता है, लेकिन उसमें भी खास है मेरा हजारीबाग। और हजारीबाग में जैसे मंगला का उत्सव देखा जाता है, वैसे तो खास पूरे दुनिया में नहीं देखी जाती है। मंगला जुलूस के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया और तैनात पुलिस पदाधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि होली के बाद जो ये पहला मंगलवार है और हर मंगलवार को जो है मंगला जुलूस के जो है वो स्टार्ट होता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी प्रशासन के लोग जो हैं वो सभी जगह विजिलेंट हैं और सभी जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की डिप्यूटेशन हो गई है। जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह है वहाँ बैरिकेडिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। पूरी टीम आज हम लोग की रोड पे है, हम लोग खुद भी हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज से जो मंगला शुरू हो रहा है, रामनवमी तक सब कुछ बहुत पीसफुल रहेगा। मंगला जुलूस के साथ ही हजारीबाग में रामनवमी महापर्व की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में शहर में विभिन्न अखाड़ों के जुलूस और धार्मिक आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। देश के वीर सपूत परमवीर अल्बर्ट एक्का के जीवन पर प्रेरणादायी फिल्म का निर्माण हो रहा है। इस फिल्म को इस वर्ष दिसंबर में रिलीज करने की योजना है। इस फिल्म से जुड़े जारी गांव की टीम के सदस्यों ने नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। श्री सेठ ने फिल्म निर्माण के पहल की सराहना की और टीम को शुभकामनाएं दी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का केरलम और तमिलनाडु दौरा, करीब 16,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। उदानूर, धनबाद, अमृत भारत समेत 5 ट्रेनों को करेंगे रवाना। विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन सदन में विकास की गूंज, पक्ष विपक्ष के देवर तल। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। असम दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। जनजातीय समाज की एकजुटता पर बल, योगदान को किया रेखांकित। इफ्तार में भी हुए शामिल। और रांची और हजारीबाग समेत कई जिलों में निकला मंगला जुलूस, राम भक्तों में दिखा उत्साह। अस्त्र शस्त्र के साथ नारी शक्ति ने भी दिखाई भक्ति।